हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी। ठीक है, मनु भंडारी का ये उपन्यास है। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस उपन्यास को हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 4 लेक्चर इसके कवर कर लिए हैं। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर है 5वां। इसमें हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, 74 पेज तक हमने इसे कवर कर लिया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने तमस उपन्यास को कंप्लीट कर लिया है और शेखर एक जीवनी को भी कंप्लीट किया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो वो प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है, अब वह भीतर जाएगा तो अभी भी मम्मी उससे नहीं बोलेगी। मम्मी नहीं बोलेगी तो कैसे रहेगा वहाँ। इम्तिहान भी तो शुरू होने वाले हैं, कौन पढ़ाएगा उसे। एकाएक बंटी का मन रोने को हो आया। वह उठा, देखता हूँ कैसे नहीं बोलेगी। मैं क्या कर सकता था, पापा ने जो बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट। कमरे में घुसते ही नजर पापा की दी हुई चीजों पर पड़ी। एक बार इच्छा हुई मकैनों को खोल कर देखे, पर नहीं, अभी नहीं। वह दबे पैरों गया और सब चीजें उठाकर सोफे के पीछे रख दी। मम्मी कॉलेज चली जाएगी तब खोलेगा, उसकी तो आज छुट्टी है। फिर दौड़कर वह पीछे वाले आंगन में आया, जैसे सीधा बाहर से ही आ रहा हो। मम्मी अखबार पढ़ रही थी। दरवाजे की ओर पीठ है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ही है, हमेशा की तरह बंटी गया और पीठ पर लदकर गले में झूल गया। उठ गए, मम्मी ने उसको अलग पूछते हुए पूछा, पर बंटी पीठ पर लदा रहा। अपनी तरफ से वह पूरी तरह सुलह कर लेना चाहता है। अब मम्मी को एक मिनट के लिए भी नाराज नहीं रहने देगा, दुखी भी नहीं रहने देगा। मम्मी नहीं चाहेगी तो वह कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। जा ब्रश करके आ बेटा, फूफी दूध गर्म कर रही है। लगा स्वर हमेशा की तरह मुलायम ही है। बंटी हल्के से आश्वस्त हुआ और दौड़ा हुआ बाथरूम की ओर चला गया। लौटा तो मेज पर मम्मी की चाय और उसका दूध रखा हुआ था। मम्मी अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय पी रही थी। वह आया तो इसका दूध उसके सामने रख दिया। उसको उसके टोस्ट पर मक्खन लगा दिया गया। मम्मी जैसे भीतर से हिम्मत जुटाकर बंटी बोला, अखबार पर नजर गड़ाए गड़ाए ही मम्मी ने पूछा। बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे नजर नहीं मिला रही है, आंखें शायद अभी सूजी हुई है। मम्मी क्या बहुत तकलीफ में है। बंटी भीतर ही भीतर मम्मी से के दुख से कातर होने लगा। मम्मी तुम मुझसे गुस्सा हो, उसकी आवाज में रुआंसी सी हो गई। मम्मी ने अखबार हटाकर भरपूर नजर से उसकी ओर देखा और देखती ही रही। बंटी को लगा मम्मी की आंखें, मम्मी का चेहरा जैसे पिघल कर एकदम नरम नरम हो गया है। पागल कहीं का, किसने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। और आंखों में वही प्यार उमड़ आया, माँ वाला प्यार। बंटी का मन हुआ दूध टोस्ट रखकर मम्मी के गले से लिपट जाए, पर वह हिला नहीं। बस मम्मी की आंखों के उस लाड को रोम रोम में महसूस करता बैठा रहा। लगा मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था, वह उतर गया। मम्मी फिर अखबार पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर वही उदासी फैल गई। मम्मी उदास होती तो सारा घर कैसा उदास हो जाता है। कमरे कमरे की हर चीज हमेशा बकर बकर करने वाली फूफी भी जाने कैसे कैसे हो जाती है। बंटी बोले तो किससे बोले, करे तो क्या करे। तभी आंखों के सामने मैकेनो का वह डिब्बा घूम आया। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मम्मी ने हीरालाल को बुलाकर कहा, हीरालाल आज हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे, मिसेज कोशिश से कहना जरा देख लेंगी। जी बहुत अच्छा सरकार। हीरालाल ने सलाम ठोका और चला गया। नौकर था इनका हीरालाल। ठीक है, मम्मी को तैयार होता देख बंटी ने पूछा, मम्मी तुम कहाँ जा रही हो। एक क्षण को बिंदी लगाता हुआ मम्मी का हाथ जहां का तहां रुक गया। माथे पर बल पड़े, चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आई। फिर धीरे धीरे बोली, जरा काम से बाहर जाना है। पापा ने 10 बजे मम्मी को पहुंचने के लिए कहा था, पर कहाँ मम्मी पापा के पास जा रही है तो उसे क्यों नहीं ले जा रही, पूछ ले। तुम पापा के पास जा रही हो मम्मी। मम्मी फिर एक क्षण को रुकी, फिर थोड़ी सख्त आवाज में कहा, कहा ना काम से जा रही है। ना ले जाना चाहती हो।
ना ले जाऊं, झूठ क्यों बोलती है? कल उसके सामने ही तो पापा ने कहा था कि 10 बजे पहुंचाना, मत बताओ मेरा क्या जाता है। सवेरे मन में जो एक अपराध बोध था, भय था, वह धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अच्छा है, कोई कुछ मत बताओ मेरा क्या जाता है। मैं भी अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा। इम्तिहान होगा तो यह भी नहीं बताऊंगा कि कैसा करके आया हूँ, तब पता लगेगा। फूफी से बात करके मम्मी चली गई। बंटी ने मुड़कर देखा भी नहीं, मम्मी के पास भी नहीं गया। हालांकि मन में बराबर उम्मीद थी कि जाते जाते एक बार मम्मी जरूर बुलाएगी, कुछ कहेगी, पर मम्मी चली गई। दूर होती घोड़े के घुंघरुओं की आवाज से ही बंटी ने जाना कि मम्मी का तांगा चला गया। फनफनाता हुआ फूफी के पास गया। फूफी बताओ तो मम्मी कहाँ गई? गई है भाड़ झोंकने। बंटी अवाक सा हुआ, मुंह देखता रह गया। क्या बक रही है? हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है। इस वक्त बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती, वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को छोड़ दिया जाता है? ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, ये शायद किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसे आपने नोट कर लेना है। तब से तुम बकर बकर किए जा रही हो, बताती नहीं कि मम्मी कहाँ गई है। हमें नहीं मालूम कहाँ गई है, पूछ लिया होता ना अभी। तुम हमारे सामने से चले क्यों नहीं जाते हो? नहीं, हम चार बात अभी तुम्हें भी सुना देंगे, समझे? हाँ, सुना देंगे। बड़ी आई सुनाने वाली, कोई मत बताओ मुझे कि क्या बात है। गुस्से में भन्नाता हुआ बंटी कमरे में आया। ब्याही और छोड़ने की बात का अर्थ तो किसी भी फिर भी उसकी समझ में आ गया था, पर थाना कचहरी की बात की क्या बात है? एकाएक चाचा की कुछ बातें मन में उभरी। यह सब चाचा का ही चलाया हुआ चक्कर है। वकील है तो यही सब करेंगे थाना कचहरी में। मम्मी को पुलिस ने ही रख लिया तो एक अजीब सी दहशत उसके मन में भरने लगी। किसके मन में? बंटी के मन में। सब कुछ जान लेने की आतुरता और कुछ भी ना जान पाने की व्यवस्था से बंटी को रोना आ गया। ठीक है, तो ये ऐसी पंक्ति किसी और उपन्यास में भी आती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है, पूछी जा चुकी है ये भी। उसके बाद है, मैं भी पापा के खिलौनों से खेलूंगा, जरूर खेलूंगा, जिसको गुस्सा होना है होए गुस्सा। बंटी ने सोफे के पीछे से सब चीजें निकाली और मैकेनो का डिब्बा खोलकर बैठ गया। अच्छा है मम्मी आकर देखे। चलकर चलकर नाश्ता कर लो। लो, अब ये फूफी भी रोकर आई है। अच्छा है, अब रो, खूब रोहो, पर उसे कुछ मत बताना, वह होता ही कौन है किसी का। मेज पर दूध दलिया और एक सेब कटा हुआ रखा था। देखते ही बंटी फिर भड़क उठा। फिर वही दूध दलिया, मैं नहीं खाता रोज रोज सड़ा दलिया। और गुस्से में आकर बंटी ने दूध दलिए की कटोरी उछाल दी। आवाज होती है ना जैसे बर्तन गिरता है, तो झन की आवाज आई। झन की आवाज कमरे में गूंजती हुई सारे घर में फैल गई। अजीबोगरीब किस्म के नक्शे बनाता हुआ दलिया सारे कमरे में यहाँ से वहां तक बिखर गया। पूरी तरह तैयार होने के बावजूद एक क्षण को बंटी जैसे अपने किए पर सहम गया। फेंको, खूब फेंको, सारी चीजें उठाकर फेंक दो। आखिर तुम किसी से कम हो? यह तो एक बहूजी है जो तुम्हारे पीछे जान हलकान किए रहती है। नहीं तो चौप कर, बंटी पूरी ताकत लगाकर चीखा। बंटी ने यह आवाज निकाली, चुप करे वह जिसके जीव नहीं है। आने दो मम्मी को, यों का यों ही पड़ा रहने दूंगी यह सारा दलिया। देखे तो तुम्हारी कारनामे, अभी से तुम्हारे यह हाल है, बड़े होकर पता नहीं क्या सुख दोगे अपनी महतारी को। महतारी मतलब माता को। बंटी ने अपनी बंदूक उठाई और फूफी को यूं ही भगता छोड़कर बगीचे में आकर दनादन दागने का ठाव 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 करने लगा। बंदूक की गोली निकलती है ना, ठीक है, तो ऐसी आवाज आती है, ठाव ठाव। पेड़ों पर बैठे कौवे और चिड़िया उड़ गए। चारों ओर कुछ भी समझ में न आने वाली आवाज का शोर फैल गया। कमरे के एक कोने में मम्मी खड़ी है, दूसरी ओर फूफी और बंटी बंटी बीच में दलिया फैला पड़ा है। एक और की कटोरी लुढ़की पड़ी है। बंटी बंटी चुप जमीन में आंखें गड़ाए पत्थर की तरह खड़ा है। बंटी आवाज में न सख्ती न नरमी, जैसे कोई बटन दबा दिया हो और आवाज निकल गई हो। बंटी टस से मस नहीं हुआ, जहां का तहां पत्थर का बड़ा बना खड़ा रहा। उसके
उसने एक बार आंख तक उठाकर नहीं देखा। जमीन पर नजरें टिकाए टिकाए ही उसने जान लिया कि मम्मी चलकर उसके पास आ रही है। पाषाण को वह एक सपा शक पका गया। क्षणांश को वह शक पका गया, कहीं आते ही एक चांटा नहीं जड़ दे। ठीक है, खा लेगा वह चांटा भी, मारे तो सही। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमेशा मम्मी के गुस्से में से यह डांट से बचाने वाली फूफी अगर बकर बकर करके शिकायत कर सकती है तो मम्मी भी मार सकती है। बंटी बंटी फिर भी चुप। तू सुन नहीं रहा बेटा, मैं क्या कर रही हूँ? और मम्मी का हाथ बंटी की पीठ पर सहलाने लगा। इस अप्रत्याशित स्नेह के लिए तो बंटी बिल्कुल तैयार नहीं था, पर वह मिला तो जैसे वह एकाएक पिघल गया। इतनी देर का गुस्सा, खींच, दुख और भी जाने क्या क्या जमा हुआ था मन में, सब आंखों के रास्ते बह निकलने की को अकुलाने लगा। रोज रोज दलिया बनाकर रख देती है, हमसे नहीं खाया जाता। सवेरे से गंदी गंदी बातें कर रही है, तुम इसे कुछ नहीं कहती? पूछो तो इससे क्या क्या कह रही थी। और बंटी का गला भींच गया। मम्मी ने जैसे ही बड़े प्यार से उसे अपने से सटाया कि बंटी एकदम फूट पड़ा। बस फिर रोता ही रहा, रोते रोते जैसे हिचकियां बन गई। जब कल इसने कह दिया था कि दलिया अब इसे अच्छा नहीं लगता, तुमने आज फिर क्यों दलिया बनाया फूफी? तुम इसका इतना भी ख्याल नहीं रख सकती? मत इतना सिर चढ़ाओ बहूजी, हम अभी से कह देते हैं, नहीं फिर आप ही दुखी होंगे। तुम गई तो तब से ऐसी ही गंदी गंदी बातें कर रही है, और भी बहुत गंदी गंदी बातें। मम्मी ने उसके आंसू पोंछे तो आने के बाद पहली बार उसने भरपूर नजर से मम्मी की ओर देखा। मम्मी को देखा, उसकी रोई रोई आंखें मम्मी के चेहरे पर कैसे चिपक गई। तभी ख्याल आया, मम्मी थाना कचहरी से लौटी है, वह मम्मी के साथ क्या हुआ? और खराब काम करने पर भी प्यार करने वाली मम्मी के लिए उसके अपने मन में ढेर सारा प्यार भर गया। लगता है मम्मी बहुत परेशान है, शायद दुखी भी है। मम्मी वॉशरूम में गई तो कमरे में आ गया। पलंग पर बैठा हुआ मैकानो उसने जल्दी से समेटा और सोफे के पीछे छिपा दिया। अब वह मम्मी को बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगा। मम्मी शायद सिर में भी पानी डालकर आई है। उन्होंने जूड़ा खोला और गीले बालों की एक ढीली सी चोटी बना ली। बंटी छिपी छिपी नजरों से देख रहा, उनका चेहरा, उनके हाव भाव, उनका हर काम, और अपने हिसाब से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। बाहर गर्मी बहुत तेज थी, माथे में जैसी गर्मी चढ़ गई। मम्मी ने कहा और पलंग पर सीधी लेटकर बाह आंखों पर रख ली। मम्मी का आधे से ज्यादा चेहरा ढक गया। मम्मी शायद नहीं चाहती थी कि बंटी उनका चेहरा देखे। कल से ही तो कितनी उदास है मम्मी, और मम्मी की उदासी से बंटी खुद भीतर ही भीतर कहीं उदास और दुखी हो आया। क्या करे मम्मी के लिए? वह सारे घर में एक चक्कर लगा आया, पर कुछ भी तो शायद समझ में नहीं आया। लौटकर फिर कमरे में आया, मम्मी वैसे ही लेटी दबे पांव। उसने सोफे के पीछे से पापा का दिया सामान निकाला और धीरे से अलमारी खोलकर उसमें बंद कर दिया। अब एकाएक ख्याल आया, मम्मी के लिए शिकंजी बनाकर ले आए। वह थोड़ा दौड़ा गया। नहीं, फूफी से वह बिल्कुल बात नहीं करेगा, उस पर सवेरे से भूत चढ़ा हुआ है। अपने हाथ में शिकंजी बना लेगा। जाने कैसी फुर्ती आ गई है उसके हाथों में। स्टूल पर चढ़कर चीनी उतारी, नींबू काटा, थर्मस में से बर्फ निकाली। फूफी कैसे देख रही है उसकी तरफ, बोले तो सही अब कुछ। मम्मी सारी मिठास खोलकर उसने धीरे से पुकारा, मम्मी चुप। क्या सो गई? नहीं, शायद रो रही है। वह गौर से देखने लगा, कहीं से बदन थिरक रहा है, पर नहीं, मम्मी एकदम निस्पंद लेटी थी। मम्मी, यह शिकंजी लो, मैं बनाकर लाया हूँ। और उसने एक हाथ से खींचकर उनका हाथ हटा दिया, और बंद आंखें और ऐसा कातर चेहरा कि बंटी भीतर तक पिघल गया। क्या हो गया मम्मी को? मम्मी शिकंजी पियो ना, बड़े अनुरोध भरे स्वर से उसने कहा, पर अंत तक आते आते उसका अपना स्वर जैसे बिखर गया। मम्मी उठी, उसके हाथ में गिलास लेकर बोली, तू बनाकर लाया शिकंजी? मम्मी के लिए मेरा राजा बेटा। और बंटी को इस तरह एकटक देखने लगी कि उसने उनकी आंखों में पानी छल छला आया। उन्होंने एक घूंट में गिलास खाली करके
नीचे सरका दिया और बंटी को अपने पास खींचकर दोनों गालों पर एक एक किस्सू किया। बंटी जैसे निहाल हो गया, मन हुआ भी कि मम्मी के गले में बाहें डालकर खूब प्यार करे। उसके बाद क्या होता है, अब मम्मी जरूर उसे अपने पास लिटाएंगी और सारी बातें बताएगी। जो बच्चा माथे में गर्मी चढ़ जाने पर अपने हाथ से शिकंजी बनाकर ला सकता है, वह मम्मी की ओर बात नहीं समझ सकता। पर मम्मी ने इतना ही कहा, जो भी तुझे पसंद हो फूफी से कह कर बनवा ले और खा ले बेटा, मैं थोड़ा सोऊंगी। मम्मी लेट गई और बंटी वहीं खड़ा रहा, अपमानित सा, उपेक्षित सा। मम्मी उसे बताती रही, बताती क्यों नहीं क्या हुआ। दोपहर में बारिश हुई थी और नहाया धोया लॉन बड़ा ताजा ताजा लग रहा था। आज क्यारियों को सींचने की जरूरत नहीं है। बंटी माली के साथ साथ पौधों के पास उग गई घास को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। लॉन के एक सिरे पर बैठी मम्मी को रह रह कर देख लेता है। जब से मम्मी जागी है वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस उम्मीद में कि शायद मम्मी अभी कभी उसे बुला ही ले, या कि शायद उन्हें कभी उसकी जरूरत ही पड़ जाए। वह आज टीटू के यहाँ भी नहीं गया, ना टीटू को ही यहाँ बुलाया। होगा टीटू समझदार, पर क्या वह यह समझ सकता है कि आज का दिन हल्ला गुल्ला करने वाला नहीं है। यह तो केवल बंटी की ही समझता है कि उसके घर में कुछ बड़ी बात है। मम्मी बहुत उदास है, इसलिए उसे भी उदास रहना चाहिए। आज क्या खेल कूद हो सकता है यहाँ। घास उखाड़ते उखाड़ते वे दोनों मम्मी के पास आ पहुंचे। उसी कोने में बंटी ने कुछ दिनों पहले आम की गुठलियां बोई थी, जो अब एक दो बारिश के बाद छोटे से पौधे के रूप में फूट आई थी। बंटी रोज उन्हें देखता और प्रसन्न होता। आज उनमें और दो चार नई पत्तियां फूटी हुई थी। बंटी ने बड़े दुलार से तांबई रंग की एक उन कोंपलों का छुआ, नरम नरम मुलायम मुलायम, फिर सारी पत्तियों को गिना। माली दादा, अच्छा बताओ तो कितने दिनों में वह पौधा बन जाएगा, बड़ा पेड़ जिसमें आम लगने लगे। माली ने अपना झुर्रियों वाला चेहरा ऊपर को उठाया, फिर अपनी गिजगिजी सी आंखों को मिचमिचाते हुए बोला, हमारे बंटी भैया बच्चे तो उनका पौधा भी बच्चा बड़ी बंटी भैया जब जवान होंगे तो पौधा पेड़ हो जाएगा। फिर बंटी भैया का ब्याह होगा, बहुरिया आएगी, बाल बच्चे होंगे तो पेड़ में भी बौर फूटेगा, कोयल कूकेगी, आम लटकेंगे। बंटी भैया के ब्याह में इसी आम की बदनबार बांधूंगा। समझे। फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सुन रही है बहू जी, बहुत बड़ी बस शीश लूंगा बंटी भैया के ब्याह में। बसीस मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बधाई। आशीर्वाद दीजिए कि आपको यह बूढ़ा माली जिंदा रह जाए तब तक, मतलब आशीर्वाद दीजिए कि ये बूढ़ा माली जिंदा रह जाए। धत, बेकार की बातें करते हो। बंटी झेप गया। फिर उसने छिपी नजर से मम्मी की ओर देखा। एक बड़ी फीकी पर मोहम सी मुस्कान मम्मी के चेहरे पर लिपटी हुई थी। तो क्या माली की बात में मम्मी खुश हुई। बताओ ना, कब होगा यह पेड़, बताओ तो। अब तुम नहीं मानते तो बहूजी से पूछ लो। आखिर क्यारी साफ करके माली हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। आप ही बताओ बहूजी, आम का पौधा बंटी के साथ ही जवान नहीं होगा। मैं क्या झूठ कहता हूँ। तुम बताओ मम्मी। और वहां मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर जा बैठा। हत्थे मतलब हथेली होती है, इस तरह से कुर्सी होती है ना, ठीक है, ये वाली होती है। यह बात ही शायद मम्मी और उसके बीच सेतु बन गई। वह मम्मी से बोलना चाहता है कुछ भी, किसी भी विषय पर। मम्मी जो भी कहे वह सुनेगा, पर मम्मी कहे तो आम के पेड़ को बहुत साल लगते हैं बेटे, शायद 10 साल। बाप रे बाप, 10 साल। बहुत ही जल्दी। दूसरी बात नहीं पूछेगा तो मम्मी चुप हो जाएगी और उसे जैसे कोई बात ही समझ में नहीं आ रही। बिना जरूरत के तो सैकड़ों बात दिमाग में आएगी, और इस समय। अच्छा मम्मी, कुछ कुछ कहानियों में ऐसे पेड़ होते हैं ना, जिनमें चांदी की पत्तियां होती है, सोने के फल, और फलों के अंदर मोतियों के दाने निकलते हैं। ऐसे पेड़ कम नहीं उगा सकते, हम नहीं उगा सकते, नहीं रे वे। सब तो कहानियों की बातें होती है। पर अगर ऐसा होता नहीं तो कहानियों में कैसे आ जाता है। कहानी तो आदमी ही बनाता है। जिस चीज को आदमी ने कभी देखा ही नहीं, वह बात उसके दिमाग में आती ही कैसे है। फिर जरूर कभी
ऐसा रहा होगा। ये किसके कथन है? पता नहीं बंटी ने ऐसा क्या कह दिया कि मम्मी एकटक उसका चेहरा दिखने लगी। ये बंटी के कथन है, पूछा जा सकता है ये पंक्ति देके, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मम्मी एकटक उसका चेहरा देखने लगी और छलछलाई आंखों ने उनके चेहरे की उदासी की ओर गहरा दिया। ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत गलत कहा मम्मी। बंटी ने इस तरह कहा जैसे कोई अपराध हो गया है उससे। होता होगा, मुझे नहीं मालूम। और बात का सूत्र फिर टूट गया। बात को जोड़ने के प्रयत्न में बंटी का अपना मन जैसे कहीं से बिखरता जा रहा है। रात को हाथ मुंह धोकर नाइट सूट पहनकर बिना एक बार भी नहीं किए दूध पीकर एकदम राजा बेटा बना हुआ मम्मी के पास आया, लेकिन मम्मी ने फिर भी उसे अपने पास सोने के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर वह उस प्रतीक्षा में खड़ा रहा, फिर बिना कहे ही वह मम्मी के पलंग पर बगल में लेट गया। मन हुआ मम्मी के तिल पर धीरे धीरे उंगली फेरे, उनके गले में बाहें डाल दे, पर आज जैसे उससे कुछ भी करते नहीं बन रहा है। बस सवेरे से वह टुकुर टुकुर मम्मी को देखता रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि अब कुछ तो कुछ हो, अब कुछ हो। होना क्या है था शायद उसे भी नहीं मालूम था, पर फिर भी जैसे कुछ होने को उसने हर क्षण प्रतीक्षा जरूर की है। बंटी एकाएक मम्मी ने उसकी ओर करवट करके बहुत धीमी आवाज में कहा और अनायास ही उनकी उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। हाँ माँ, बहुत लाड में आकर वह मम्मी की को माँ की ही कहता है। एक बार मम्मी ने कहा भी था, तेरा माँ कहना मुझे बहुत प्यारा लगता है। कल पापा के साथ क्या क्या किया बेटा? एक क्षण को बंटी समझ नहीं पाया कि कल की बात में कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी नहीं। कुछ नहीं, पहले पापा बातें करते रहे, फिर घुमाने ले गए, खिलाया पिलाया, चीजें दिलवाई। बस बात से जो ज्यादा बात से भी ज्यादा स्वर और लहजे का को सहज बनाकर बंटी मम्मी को यह विश्वास दिला देना चाहता था कि कल कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे मम्मी नाराज हो या दुखी। जब बाहर से लौटकर वापस आए और देखा कि चपरासी वापस चला गया, तो मैंने पापा से कह दिया कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा, घर ही जाऊँगा मम्मी के पास। रात में मैं मम्मी के बिना रह नहीं सकता। और इतना कर कर बंटी ने बांह मम्मी के गले में डाल दी। क्या क्या बातें करते रहे तुमसे? बहुत सारी, पढ़ाई की, खेलकूद की, दोस्तों की, कलकत्ता की। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आ गया हो इस तरह बोला, पता है मम्मी पापा क्या कह रहे थे? और वह एकदम कोहनियों के बल उठ आया। क्या कह रहे थे? तुम इस बार छुट्टियों में कलकत्ता आना, खूब घुमाएंगे फिराएंगे, छुट्टियां खत्म होने पर फिर वापस छोड़ आएंगे जाएंगे। इस वाक्य से ही मम्मी को जड़ता एकाएक जैसे टूट हुई। अपने चेहरे पर गड़ी हुई नजरों के तीखेपन की बंटी ने भीतर तक महसूस किया। अब इस बात में वह सचमुच मम्मी को जीत लेगा, उनकी सारी नाराजगी दूर कर देगा। मम्मी पहले ही पूछती तो वह सब बता देता, बिना कुछ जाने। कुछ बेकार ही सवेरे से नाराज नाराज घूम रही है। अब जाने सारी बात और देखे उसकी समझदारी। ठीक है, फिर तूने क्या कहा? मैं क्या कहता, मना कर दिया। कह दिया कि मैं तो मम्मी के बिना कहीं जाता ही नहीं। बंटी एकाएक उत्साह में आ गया। अब तो मम्मी जान ले कि पापा के बुलाने से उनके पास तो हो या तो वह बेटा तो मम्मी का ही है। अच्छा किया। मम्मी का स्वर भीगा हुआ और आवाज रूंधी हुई सी थी। मैं क्यों जाऊंगा? अकेला तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। बंटी बेटा, तू तेरे मेरे ही पास रहना। और उसके बाल सहलाती हुई मम्मी फिर जैसे अपने में ही खो गई। तो मम्मी को यह डर है कि पापा उससे अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए शायद सवेरे से ही नाराज थी। पर पापा उसे क्यों ले जाएंगे? भला वह तो शुरू से ही मम्मी के पास रहा है। कैसी लड़ाई है यह मम्मी पापा की? तभी मन में एक बात टकराई, याद आया। एक बार उसकी और टिट्टू की लड़ाई हो गई थी, धुआंधार, गुस्से मुक्के मारपीट सभी कुछ हुआ था। फूफी ने बीच बचाव करके टिट्टू को उसके घर भेज दिया था। वह रोता हुआ चला गया था और थोड़ी देर बाद ही सन्नो आई थी। बंटी टिट्टू को सारी चीजें दे गई।
बंटी टीटू की सारी चीजें देगी, अब तुमसे कभी नहीं बोलेगा। पक्की कट्टी कर ली है उसने, कर ली है तो कर लिए। हमारी भी पक्की कट्टी है, उससे कहा पहले हमारी चीजें दे जाएगा फिर अपनी ले जाएगा। हमें नहीं चाहिए सड़ी सड़ी चीजें। घमंडी कटकना कहीं का, कटखना कहीं का नाम रख दिया। कटकन्ना कहीं का। और फिर दोनों ने अपनी अपनी चीजें वापस ले ली और दूसरे की लौटा दी। घंटे भर के भीतर सारे हिसाब किताब साफ कर दिए। ठीक है, लड़ाई में शायद ऐसा ही होता है, पर वह भी किसी की चीज है क्या? है तो किसी की, मम्मी की या पापा की? नहीं, वह मम्मी का है। मम्मी के ही तो पास रहता है। पापा उसे प्यार करते हैं, वह भी पापा को प्यार करता है। पापा उसे अच्छे भी लगते हैं, पर पापा उसे लेना क्यों चाहते हैं? लेकिन पापा लेकिन पापा लड़े तो नहीं? उसने मना किया कि मैं वहां नहीं रहूंगा, घर जाऊंगा। तो चुपचाप यहाँ छोड़ गए। यहाँ तो दोनों बिल्कुल नहीं लड़े। मम्मी पापा की लड़ाई शायद ऐसी ही होती होगी, चुपचाप वाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवेरे पापा ने मम्मी को बुलाकर कुछ कहा हो और इसलिए मम्मी इतनी उदास हो। उसने एक बार मम्मी को देखा, फिर हिम्मत करके पूछा, मम्मी आज सवेरे तुम पापा के पास गई थी, वहां क्या हुआ? अब होने को बाकी ही क्या रहा गया है? ये शकुन कह रही है, बस अब से तू मेरा बेटा है, केवल मेरा। भूल जा कि तेरे पापा और मम्मी का स्वर भींच गया। उनसे फिर कुछ भी बोला नहीं गया। मम्मी के रोंदे हुए स्वर और अनसुआई आंखों ने बंटी को भीतर तक दहला दिया। पर मम्मी के प्रति सारे लाड प्यार और उनके दुख में दुखी होने के बावजूद एक क्षण को मन में यह बात जरूर आई, पापा को वह कैसे भूलेगा? पापा तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। कि एकाएक मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी, तकिए में मुंह गड़ा दिया। सवेरे से जिस आवेग को रोके बैठी है, अचानक ही वह जैसे सारे बांध तोड़कर वह निकला। बंटी बुरी तरह सक पका गया। मम्मी को उसने रोते देखा, पर उसके सामने कभी रोती नहीं, इस तरह तो कभी रोती ही नहीं। बंटी को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे, कैसे मम्मी को चुप कराए, और कब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गले में लिपट कर खुद भी फट फट फटा फटफटा रो रहा। मत रो मम्मी, मत रो मत। मम्मी का रोना बंटी को एकाएक बड़ा बना गया, बड़ा और समझदार। मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई है, पक्की वाली। दोस्ती तो अब हो ही नहीं सकती। मम्मी ने खुद उसे बताया, बिल्कुल जैसे ऐसे जैसे बड़ों को बताया जाता है। साथ ही यह भी कि अब मम्मी के लिए जो भी है बंटी ही है। और मम्मी के एकमात्र सहारे बंटी के ऊपर जैसे हजार हजार जिम्मेदारियां आ गई। मम्मी को प्रसन्न रखने की, हर काम में मम्मी की मदद करने की, कोई भी ऐसा काम न करने की जिससे मम्मी दुखी और परेशान। वह सब करेगा, करता भी है, पर बस ना चाहते हुए भी पापा की याद उसे आ जाती है। लेकिन नहीं, अब वह उनके दिए हुए खिलौनों से नहीं खेलता, कभी उनकी बात भी नहीं करता। मम्मी को शायद अच्छा न लगे, रैक पर रखी हुई पापा की एकमात्र तस्वीर को भी उसने एक दिन चुपचाप उठाकर खिलौनों की अलमारी में बंद कर दिया। मम्मी ने लड़ाई कर ली तो अब बैठो यहाँ और क्या। सारे दिन मम्मी को उदास रखने वाले, रुलाने वाले पापा की यही सजा है बस। और उसे लगा जैसे मम्मी
की ओर से उसने पापा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मम्मी ने खाली रैक देखा और बंटी को देखने लगी। एकटक वह नीचे नजरें झुकाए खड़ा रहा, पता नहीं कहीं नाराज ही ना हो जाए। पर मम्मी ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया, फिर प्यार किया, बहुत हल्के मुस्कुराई भी, शायद उसकी समझदारी पर। पर ना जाने क्यों उनकी आंखें नहीं मुस्कुरा पाई, बल्कि उदास हो गई, बिना आंसू के भी, जैसे रोई रोई हो जाया करती थी वैसी ही। तब वह एक क्षण को समझ ही नहीं पाया कि उसने ठीक किया या गलत। तस्वीर हटने से मम्मी खुश है या उदास, क्योंकि मम्मी के होंठ तो मुस्कुराए पर आंखें उदास हो गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वह इन बातों को भी समझ लेगा। जितनी समझ आ गई है वही क्या कम है। बाहर निकलकर आम के पौधों को देखता, बस कुल दो नहीं पत्तियां, कुल चार पत्तियां और लगाता, और वह तो उसके मुकाबले में बहुत बहुत बड़ा हो गया। माली दादा कहते थे, तुम्हारे साथ साथ बड़ा होगा। कैसे होगा? मेरे साथ साथ बड़ा। कोई आसमान है इतनी जल्दी जल्दी बड़ा होना? कोई हो सकता है? पापा ने इस बार उसे चिट्ठी लिखने को कहा, पर उसने नहीं लिखी। लिखना तो खूब अच्छी तरह जानता था, लिख भी सकता था। पापा से कहा भी था कि वह जरूर बराबर चिट्ठियां लिखा करेगा। पर तब वह सारी बात समझता कहाँ था। तब तो उसे यह भी मालूम था कि मम्मी पापा की पक्की कट्टी हो गई है। पर अब कैसे लिख सकता है भला वह पूरी तरह मम्मी की तरफ? और मम्मी ने उस उनकी कट्टी है, मम्मी से उनकी कट्टी है, तो फिर बंटी से भी ऐसा ही तो होता है। फिर भी जब मम्मी इधर उधर होती तो वह चुपचाप अलमारी खोलकर उस किताब को निकाल कर देखता है जिसके पीछे के कवर पर पापा अपना पता लिख गए थे। अब तो उसे मुँह जवानी याद भी हो गया। 8A एलिगन रोड। पापा का पता कहाँ था, ये पूछा जा सकता है। पता पड़ने के साथ ही उसके मन में पापा के घर के नक्शे उभरने लगे। खूब खूब ऊंचा मकान, एलिगन रोड के नक्शे उभरते, कलकत्ते के नक्शे उभरते, हावड़ा ब्रिज, जू, लेक्स, बॉटेनिकल गार्ड्स, बिना तने का खूब बड़ा सा पेड़, पीसी सरकार का जादू, और फिर इन सबको दबोचती हुई कुचलती हुई समझदारी उभरती है कि नहीं। उसे इन सब के बारे में सोचना भी नहीं है। पर इन सबको कुचलने के साथ उसके भीतर जाने कुछ कुचलता रहता। तब वह अपने आप से प्रॉमिस करता कि कभी भी पापा की बात नहीं सोचेगा। मन ही मन किए हुए प्रॉमिस पर जब पूरी तरह भरोसा नहीं हो पाता, तब जोर जोर से बोलकर प्रॉमिस करता। अपनी ही आवाज सुनकर उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागता। मम्मी आजकल पहले की तरह सारे दिन उदास नहीं रहती। वह बहुत अच्छा बन गया, शायद इसलिए वह बड़ा होकर और भी अच्छा बन जाएगा तो फिर बहुत खुश रहने लगेगी। आजकल शाम को कभी कभी बाहर भी जाती
है वह कभी मना नहीं करता, पूरी तरह आश्वस्त कर देता है। मम्मी जाओ, मैं पीछे पड़ूंगा, फूफी से खाना लेकर खा लूंगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। फिर मम्मी उससे पूछती, अच्छा बेटा, अच्छा बता तो बेटा कौन सी साड़ी पहनूं। तब बिल्कुल बड़ों की तरह वह सलाह देता है, बिना सोचे समझे सारी साड़ी देखकर, खूब सोच समझ कर। और मम्मी जब वही साड़ी पहन लेती तो फिर अपनी ही नज़रों में वह बहुत महत्वपूर्ण हो उठता। मन में कहीं मम्मी की मदद करने का संतोष भर जाता है। फिर जब मम्मी उसकी ओर देखती है तो उनकी आंखों में कैसा प्यार झलकता रहता है। वह मम्मी को जानने के लिए कह तो देता है कि पर मम्मी जब चली जाती है तो घर जैसे और भी ज़्यादा खाली खाली हो जाता है। सारे दिन बोर होते बंटी की बोरियत और ज़्यादा है बढ़ जाती है। तो स्कूल खुला होता तो समझकर बनकर रहना कितना सरल हो जाता है। आधा दिन स्कूल में कट जाता, आधा दिन समझदार होकर रह लिए। अब छुट्टियों में सारे दिन क्या करे, आखिर पढ़े भी कब तक। कभी फूफी से बतियाता रहता, कभी टीटू के घर चला जाता, या फिर घर के लोहे के फाटक पर झूलता या खड़ा खड़ा सड़क ही देखता रहता। पर सड़क भी तो ऐसी है कि बहुत कम लोग इधर आते जाते हैं। शहर में कटी छटी बिल्कुल एक तरफ हो को है वह जगह, थोड़ी दूर और आगे तो बस्ती बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बस सड़क बनी हुई है और दोनों ओर के दूर दूर तक फैले उबड़ खाबड़ मैदान, और फिर उन दोनों मैदानों की सरहदें बनाती हुई पहाड़ियाँ। खड़ा वहाँ फाटक पर रहता है, पर मन उसका दूर दूर दौड़ता रहता है। इन पहाड़ियों के पार क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा, फिर उसके भी आगे। मन में तरह तरह के चित्र उभरते हैं, डरावने भी और रंगीन भी। राक्षसों की डरावनी गुफाएं, परियों के सोने चांदी के महल। तो यहीं तक पढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन में। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, मतलब नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 90 पेज तक कवर कर लिया है। टोटल इसमें 256 पेज है इस उपन्यास में। ये हम इसको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।